हेलो एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स सब उदयपुर से। आज हम लोग पढ़ने वाले जीएसटी पोर्टल। ये हमारी सेकंड क्लास है जीएसटी पोर्टल की। और कल हम लोगों ने जीएसटी पोर्टल का होम पेज पूरा डिस्कस किया था, जिसमें हमने न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में, पॉपुलर हेल्थ टॉपिक्स, यूट्यूब पर जीएसटी हेल्प डेस्क, ग्रीवेंसेस, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेयर एंड प्रैक्टिशनर के इम्पोर्टेंट डेट्स, रिटर्न फाइलिंग्स की, और जीएसटी काउंसिल स्ट्रक्चर, जीएसटी हिस्ट्री रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं सीबीआईडी आईसी की। उसके अलावा हम लोगों ने स्टेट टैक्स वेबसाइट्स वगैरह के बारे में कल अपन ने बात किया था। आज हम लोग यहाँ पर जो जीएसटी पोर्टल के जो दूसरे मेन्यूज हैं उन पर भी डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि जीएसटी के जो न्यू रिटर्न्स थे, कुछ महीनों पहले वो प्रपोज था कि 1 अप्रैल 2020 से न्यू रिटर्न्स जीएसटी में रेगुलर टैक्स पेयर के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली थी। ड्यू टू दिस कोरोना महामारी, कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन कर दी है। अब ये 1 अक्टूबर से नए रिटर्न्स एप्लीकेबल होंगे। लेकिन हम यहाँ पर अब आज जीएसटी के जो पोर्टल के जो दूसरे मेन्यूज हैं, टैब्स हैं, उन पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके, सी सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्विसेज पर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टैब। अगर आपको किसी भी टैक्स पेयर का, टैक्स प्रैक्टिशनर का, या किसी टीसीएस डिडक्टर का, टीडीएस डिडक्टर का, या किसी टीसीएस कलेक्टर जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनका, या सीटीपी, एनआरटीपी या कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी में, या आईएसडी यूनिट को रजिस्टर करना है आपको जीएसटी में, तो आपको सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन सबसे पहला कॉलम है। तो आप यहाँ जाकर इनको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि आपको जीएसटी आरईजी 01 पार्ट ए यहाँ पर खुल जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन में, तो आपको जीएसटी आरईजी 01 जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन होती है, उसका पार्ट ए आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और पार्ट ए के अंदर आप यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन का ये जो फॉर्म है पार्ट है उसे फिल कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप वैसे हम लोग हमारी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं उसमें ये सब चीजें करके देख चुके हैं और आने वाले टाइम में भी देखेंगे। बट मैं आपको रजिस्ट्रेशन का थोड़ा प्रोसीजर्स बता देता हूँ कि जब आप पार्ट ए, जीएसटी आरईजी 01 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको किस रूप में रजिस्टर्ड होना है वो बताना होता है कि जैसे अगर आप टैक्स पेयर है तो टैक्स पेयर के रूप में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिडक्टर है तो डिडक्टर, कलेक्टर है तो कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं या एनआरटीपी हैं या यूनाइटेड नेशंस बॉडीज जिन्हें यूआईएन नंबर अलॉट होता है, या इंडियन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी हैं, या कॉन्सुलेट्स हैं, या कोई अदर नोटिफाइड पर्सन है, या ओआईडीएआर हैं, आप ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर नॉन रेसिडेंट है। तो इन दैट केस आप इनमें से किसी को भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बताना होता है कि आप किस रूप में रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं। ओके, उसके बाद आपको स्टेट लेना होता है। जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन दे रखा है। जीएसटी में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसीजर नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि जीएसटी में आप जितने स्टेट में आपका बिजनेस है उतने स्टेट में सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। तो आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपने बिजनेस का लीगल नेम आपको यहाँ पर दिखाना होता है। तो लीगल नेम में पेन नंबर आप पर जो मेंशन होता है, आपके बिजनेस, आपका जो भी पेन नंबर है उस पर जो नाम है उसे लीगल नेम कहते हैं, वो आपको यहाँ बताना होगा। पेन नंबर अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। जीएसटी में विदाउट पेन आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। एनआरटीपी एक ऐसा पर्सन होता है जो बिना पेन जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन एनआरटीपी को भी कोई ना कोई इंडियन को जो यहाँ का रेसिडेंट है उसे एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ता है और उसके पेन पर उसको रजिस्ट्रेशन अलॉट होता है। ओके, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वन, these are the very important options in part A of GST REG 01। पैन नंबर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर तीनों आपके वेरीफाई होंगे, तब जाकर आप पार्ट ए से पार्ट बी की तरफ जाते हैं। ओके, पार्ट ए जब आप सब पूरी तरह से फिल करके प्रोसीड करते हैं तो आपको अपने ईमेल पर और अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है, और दोनों पर अलग अलग ओटीपी आता है। वो ओटीपी जैसे ही आप डाल के सबमिट करते हैं तो एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, टीआरएन, और टीआरएन की हेल्प से आप पार्ट बी फुलफिल कर सकते हैं। पार्ट बी में बहुत सारे टैब्स होते हैं। बिजनेस डिटेल टैब्स होता है, पार्टनर्स प्रोपराइटर्स डिटेल होती है, उसके अलावा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, उसके अलावा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस,
गुड्स एंड सर्विसेज का आपको डिटेल देना होता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको बतानी होती है, और उसके बाद वेरिफिकेशन में जाके आपको डिजिटली सिग्नेचर करना होता है, जो कि डीएससी या ईवीसी या ई सिग्नेचर के थ्रू आप जब डिजिटल साइन करते हैं तो उसके जस्ट बाद आपको एआरएन जनरेट हो जाता है, और एआरएन यानी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, दैट इज जीएसटी REG02। और उसके बाद आपको डिपार्टमेंट आइदर आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा अगर आपका इंफॉर्मेशन पूरी तरह से करेक्ट है और फुल पूरा है, कंप्लीट है, और REG06 में आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है जीएसटी में विद इन 3 days, और अदरवाइज आपको शोकोज नोटिस भी भेजा जा सकता है अगर आपका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो। शोकोज नोटिस के बाद आपको उसका रिप्लाई डालना पड़ता है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन भी दिया जा सकता है और आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये प्रोसीजर होता है। इसका पूरा प्रैक्टिकल वीडियो हम लोगों ने बना भी रखे हैं, हम प्रैक्टिकल क्लासेस में ये सब जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाते भी हैं, आप लोगों को भी अच्छे से पता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहला टैब होता है सर्विसेज के अंदर, रजिस्ट्रेशन, जहां पर आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, सपोज REG01 पार्ट ए पार्ट बी फुलफिल करके हमने फिल कर दिया और सबमिट कर दिया, ARN भी जनरेट हो गया। अब मुझे ये देखना है 2 दिन बाद कि भाई मेरे को क्या हुआ मेरा एप्लीकेशन का, तो मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकता हूँ। तो मैं इसी में देखिए आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दे रखा है, जहां से जाके मैं वो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ARN नंबर डालना होता है, जो कि ARN नंबर क्या होता है, जो जनरेट हुआ था पार्ट बी भरने के बाद। ARN नंबर डाल के जैसे ही मैं यहाँ सर्च करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुंचा, इन प्रोसेसिंग में है या प्रोसेस्ड हो गया, या वहां पर ये भी मैसेज आ सकता है कि आपको शो कॉज नोटिस भेजा गया है या आपको रजिस्ट्रेशन अलॉट कर दिया गया है। तो इस तरह के आपको अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं आप कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक का स्टेटस क्या है। ओके, उसके अलावा आप एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको शो कॉज नोटिस भेजा गया, सपोज आपको एक मेल आया है कि हमने आपको शो कॉज नोटिस भेजा है और ये आपका शो कॉज नोटिस का नंबर है, SRN नंबर है, और आप 7 दिन के अंदर अंदर इसका हमें रिप्लाई करिए, तो आपको वो रिप्लाई यहाँ से जाके डालना होता है, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, यानी जो REG03 आया आपको शोकोज नोटिस। ओके, REG03 के अगेंस्ट में आपको विद इन 7 days अपना रिप्लाई सबमिट करना होता है। तो जो रिप्लाई आप सबमिट करते हैं वो REG04 में सबमिट करते हैं, और REG04 यानी यहाँ से आपको उसे अपना क्लैरिफिकेशन फाइल करना होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए, जब आप सर्विसेज के अंदर एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन में जाते हैं तो यहाँ से आपको अपना जो उस एप्लीकेशन का टेम्पररी रेफरेंस नंबर है वो डालकर प्रोसीड करना होता है। टेम्पररी रेफरेंस नंबर कब जनरेट होता है, जब आपने वो एप्लीकेशन फाइल किया था जो रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसका जो आपने पार्ट ए भरा था और उसके बाद जो TRN आया था, तो देखिए TRN की कितनी यूटिलिटी आप समझिए इस बात को। तब तक आपको TRN और ARN संभाल के रखने हैं जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता। ओके, TRN नंबर डालकर आप जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो आपकी वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, और वहां से आपको जो भी उन्होंने वो नोटिस भेजा है वो पूरी तरह से वहां से आपको पूरा प्रॉपर आइडिया लग जाता है कि आपसे क्या डिमांड किया गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। बेसिकली जो नोटिसेज आते हैं, ज्यादातर हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर नोटिसेज आते हैं अधूरी इंफॉर्मेशन की वजह से, कि उन्होंने ऐसे किन्हीं प्रैक्टिशनर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया जिन्होंने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन भरकर सबमिट कर दिया। ओके, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है कि क्लाइंट या तो पूरा डेटाबेस अपने प्रैक्टिशनर को नहीं दे रहा है और प्रैक्टिशनर को बोल रहा है कि आप तो भर दीजिए, आएगा तो देखा जाएगा। तो उस वजह से नोटिस आते हैं, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट जो है जीएसटी अभी बिल्कुल हॉट केक रहा नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है। टैक्स डिपार्टमेंट को भी बहुत जरूरत है कि नहीं नए व्यापारों को जोड़ा जाए, भले ही वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अब पूरी तरह से डिपार्टमेंट भी आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करता है, देखता है, एक एक इन्फॉर्मेशन चेक करता है। उन्हें किसी भी ग्राउंड पर अगर ये लगता है कि यार यहाँ पर अधूरी इन्फॉर्मेशन है या यहाँ पर कहीं फैक्ट नहीं हो रहा है डेटा, यानी कहीं आपका डेटा आप जो रजिस्ट्रेशन डिमांड कर रहा है जो टैक्स पेयर है उसके साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, तो वो वहां पर डिपार्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे आस्क कर सकता है शो कॉज नोटिस की वजह से। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि शो कॉज नोटिस जो आते हैं उसका रीजन होता है, एक तो
प्रॉपर आपका एड्रेस प्रूफ आप नहीं सबमिट करते हैं, यानी जो एड्रेस प्रूफ आपने सबमिट किए हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं है, या उसमें कहीं ना कहीं ऑनरशिप या किसी तरह से जो आप टेनेंट है तो कहीं टेनेंसी आपकी वहां पर कंप्लीटली जारी नहीं, मतलब वहां क्लियर नहीं हो पा रही, स्पेसिफाई नहीं हो पा रही, उस कारण से आपको नॉर्मली नोटिस आते हैं। तो सबसे ज्यादा नोटिस अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मैंने इन 3 सालों में जो सबसे ज्यादा नोटिस देखे हैं तो वो एड्रेस प्रूफ प्रॉपर नहीं होने की वजह से ज्यादातर नोटिस सर्व किए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है नोटिस सर्व करने का, वो दूसरा नंबर आता है आपने कई सारे, जैसे आप अगर एक नॉन इंडिविजुअल एसएससी को रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, नॉन इंडिविजुअल एसएससी कौन होता है? फर्म्स, कंपनी, सोसाइटी, एनजीओ, ट्रस्ट। तो ऐसे केसेस में इनका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। यानी मैं अगर किसी कंपनी को जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाने जा रहा हूं तो आरओसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो मुझे लगाना होगा कि ये जो कंपनी है इसका ये आरओसी का रजिस्ट्रेशन, यानी जो उसकी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है उसके प्रूफ लगाने होते हैं। तो जनरली क्या होता है, नॉन इंडिविजुअल एसएससी को जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन डिमांड करते हैं तो इनका अपना रजिस्ट्रेशन भी आपको लगाना होता है। इनके जो लाइसेंसेस ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस हैं वो लगाने होते हैं। तो उस केस में भी वो नहीं लगाने पर या प्रॉपर लाइसेंस नहीं लगाने की वजह से भी कई सारे ऐसे यहाँ टैक्स पेयर को नोटिस इशू किए जाते हैं। तो अगर नोटिस आया है तो डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिप्लाई किया आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाला नहीं है। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो इट मीन्स आपका 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अपना रिप्लाई सबमिट नहीं किया नोटिस आने के, तो फिर आपको जीएसटी आरजी 05 यानी कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए आपको, सॉरी, एप्लीकेशन जो आपने दिया है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन के लिए आपको एक नोटिस मिल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन को हम वैलिड नहीं है, हम नहीं मानते। आप फिर उसके बाद आपको वापस नए प्रोसीजर से पूरा रजिस्ट्रेशन के लिए डिमांड करना होता है। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ कि जिस पैन नंबर पर आपने पहले एप्लीकेशन फाइल किया है और उस पैन नंबर पर अगर उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, सपोज आपको जीएसटी आरईजी 05 दे दिया, डिपार्टमेंट के पास सभी जो ये डेटाबेस हैं वो सभी डिपार्टमेंट के पास सेव रहते हैं। तो जैसे ही आप वो पेन नंबर डालोगे उनको पता रहेगा कि ये बंदे का पहले भी एप्लीकेशन लग चुका है और ये इस कारण से रिजेक्ट हो चुका है, इसने रिप्लाई नहीं किया था वगैरह वगैरह। तो एक बात और बता दूं, जो पेन नंबर पर आप जीएसटी में जो भी एक्टिविटी करेंगे वो पूरी एक्टिविटी इन ऑल ओवर इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, इंडिया में भले आपने गोवा में रजिस्ट्रेशन ले रखा सपोज किसी पेन नंबर पे, और उसी पेन नंबर पर आप राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, तो वो जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करेंगे ना अपना ये आरईजी 01, तो वहां पर आपको पूरी हिस्ट्री नजर आएगी उस पेन नंबर की कि भाई इसमें आरईजी 01 ऑलरेडी गोवा में फाइल हो चुका है, रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो ये पूरी हिस्ट्री होती है। ये कंपोजिशन स्कीम ऑलरेडी इस पेन नंबर पर है तो इसको नहीं दी जाएगी रेगुलर स्कीम। तो इस तरह से पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आपको नजर आ जाती है। तो आप जिस पेन से जो भी एक्टिविटी करते हैं वो टैक्स डिपार्टमेंट, आप पेन से जो भी एक्टिविटी करते हैं वो डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पूरी तरह से ये डेटा बेस अवेलेबल रहता है। ओके, तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग ये तीनों पॉइंट। न्यू रजिस्ट्रेशन आरईजी 01, एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करना, और अगर कोई नोटिस आया है तो उसको रिप्लाई फाइल करना एप्लीकेशन पर, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए सर्विसेज में दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पेमेंट। जीएसटी में पेमेंट भी ऑनलाइन करना पड़ता है। अब आपको ये समझना होगा कि जीएसटी में जो पेमेंट होता है, बेसिकली पेमेंट का मतलब हुआ कि आपका कोई टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। अब देखिए लायबिलिटी कितनी प्रकार की हो सकती है। लायबिलिटी में आपकी टैक्स लायबिलिटी हो सकती है, लायबिलिटी में आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी हो सकती है, लायबिलिटी में आपकी लेट फीस की लायबिलिटी हो सकती है, लायबिलिटी में आपकी कोई अदर डिमांड भी हो सकती है। तो ऐसे केस में आपकी लायबिलिटीज भी बटी हुई है। ठीक है, टैक्स का पेमेंट भी आपको करना पड़ सकता है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ सकता है, लेट फीस का पेमेंट करना पड़ सकता है, किसी पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इस केस में आपकी लायबिलिटीज भी यहाँ पर अलग अलग पार्ट में बटी हुई है। अब अगर हम बात करें टैक्स के पेमेंट की, कि अगर मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो मैं उसका पेमेंट दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप लोगों ने सुना है अच्छे से, आईटीसी, यानी जो टैक्स मैंने ऑन इनवर्ड सप्लाई पर पे किया है इनपुट टैक्स, उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। और दूसरा जो जो पेमेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। देखिए टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 तरह के लेजर्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। आप अपनी आईडी में, व्यापारी अपनी आईडी में जाता है तो उसको 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स
म्यूट करिए आप लोग अपना, जिसका भी ऑन है। तो इलेक्ट्रॉनिक तीन तरह के लेजर्स होते हैं, ई लेजर्स: इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी लेजर। ओके, तो दूसरी तरह से आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं कैश से। तो क्रेडिट लेजर और कैश लेजर दोनों से आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं, जबकि इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फीस का पेमेंट आप सिर्फ कैश लेजर से कर सकते हैं। अब कैश लेजर से करने का मतलब हुआ कि एक प्रकार से यहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको अपनी आईडी में एक वॉलेट दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। उस वॉलेट में क्या करना है, आपको पैसा डिपॉजिट कराना है और वहां से इट इज जस्ट लाइक पेटीएम। पेटीएम समझ रहे ना आप, अपने बैंक अकाउंट से आपको पेटीएम में ट्रांसफर करना है पैसा और फिर पेटीएम से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो वैसा का वैसा ही आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कराना है चालान के माध्यम से, और उसके बाद वहां से आप अपना ये लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो आपको यही बता रहा है कि आप चालान कैसे क्रिएट करेंगे। पेमेंट में जब आप जाएंगे, क्रिएट चालान ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो जीएसटी में आपको चालान क्रिएट करना पड़ेगा और चालान के माध्यम से आप अपने जो भी चालान, देखिए अब एक और चीज बता देता हूँ आपको मैं, आप नेट बैंकिंग से भी चालान बना सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो आप आरटीजीएस, एनईएफटी भी करवा सकते हैं, बैंक में जाके चालान क्रिएट कर सकते हैं। आप काउंटर पेमेंट भी कर सकते हैं, बैंक में जाके कैश या चेक जमा करा कर भी आप काउंटर पेमेंट से भी चालान क्रिएट किया जा सकता है। तो चालान आपको तीन तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन इंटरनेट बैंकिंग, दूसरा ऑप्शन एनईएफटी, आरटीजीएस, और तीसरा ऑप्शन होता है ओवर द काउंटर पेमेंट। ओके, ओवर द काउंटर पेमेंट में आपको चेक, डीडी या जो भी कैश है वो बैंक में, रेस्पेक्टिव बैंक की ब्रांच में जाकर आपको पहले चालान यहाँ से बना लो, बैंक में जाके वो डिपॉजिट करा दो और वहां से आपको आपके खाते में वो पैसा बैंक ट्रांसफर कर देता है। जब आप चालान क्रिएट करते हो तो इस चालान का जो नंबर होता है उसे हम सीपिन कहते हैं। ओके, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सीपिन जो होता है बेसिकली वो आपका बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसके जरिए आप ये चालान से जब पेमेंट कर देते हैं, अगर आप ओवर द काउंटर पेमेंट करते हैं तो आपको सिन नंबर अलॉट कर देता है बैंक। सिन यानी चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, और सिन नंबर आपके पास प्रूफ होता है कि आपने पैसा डिपॉजिट करा दिया है। और अगर आगे जाके आपका पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होता है अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो आप उस सिन नंबर के बिहाफ पर टैक्स डिपार्टमेंट को ग्रीवेंसेस दर्ज करा सकते हैं। ओके, आपने पेमेंट किया उसका आप स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। सपोज आपने पेमेंट किया है चालान के माध्यम से, ओवर द काउंटर पेमेंट किया, आपका चेक में डेट लगा हुआ था 2 दिन बाद का, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो चेक क्लियर होगा तब आपका वो पेमेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके ट्रांसफर होगा। तो इसमें आपको टाइम भी लग सकता है, तो उस केस में आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। ओके, और अगर आपका पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ सपोज, तो फिर आपको ग्रीवेंसेस यहाँ से दर्ज करा सकते हैं कि भाई आपका पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, जबकि ये आपका सिन नंबर है, आपने तो पेमेंट कर दिया था। तो इस तरह से ये पेमेंट ऑप्शन होता है सर्विसेज के अंदर, जहां से आप चालान क्रिएट कर सकते हैं। चालान बहुत आसान है। चालान में 2 पार्ट होते हैं। देखिए, चालान डायरेक्ट यहाँ से अपन नहीं बना पाएंगे, उसका कारण है कि हम अभी किसी आईडी में एंटर नहीं हुए, लॉगिन नहीं कर रखा हमने। अगर मैं लॉगिन होता तो मैं यहाँ से चालान बना सकता था। ठीक है, मैं यहाँ जीएसटी आईडी भी डाल सकता हूँ, जीएसटीआईएन नंबर डालकर भी चालान क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे ही मैं ये पूरे टैब्स आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं लॉगिन भी करूंगा, और लॉगिन करने के बाद अपन चालान भी देखेंगे यहाँ पर। तो चालान 2 पार्ट में बेसिकली बटा हुआ होता है। पहला पार्ट होता है जिसमें आपको कौन से टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, उसमें टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है या फीस है, वो उसके कॉलम्स होते हैं, तो आपको वो फिगर्स डालने होते हैं। और दूसरा पार्ट होता है कि आप वो पेमेंट कैसे करने जा रहे हैं, यानी मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा आपका, कि आप नेट बैंकिंग के जरिए करने वाले हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस बनाने वाले हैं, ओवर द काउंटर जाके करने वाले हैं। ओवर द काउंटर में आपको ध्यान रखना, कैश में भी आप अपना टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हैं, चालान क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल चालान का जो लिमिट है कैश का वो 10,000 है। 10,000 तक का आप कैश या सेल्फ चेक से चालान प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर है तो फिर आपको अकाउंट पे ही चेक या आपको डीडी के माध्यम से ओवर द काउंटर पेमेंट करना होता है सिंगल चालान पे। ऐसे 10-10 हजार करके आप 5 चालान क्रिएट कर दो, प्रॉब्लम नहीं है कैश में, लेकिन एक सिंगल चालान का मैक्सिमम लिमिट कैश का है 10,000 रुपीज। ओके, तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण ऑप्शन है ये भी, यूजर सर्विसेज। देखिए, एक चीज आपको ये भी बताऊं, अभी मैं किसी आईडी में लॉगिन नहीं कर रखा मैंने, तो यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस आएंगे, लेकिन जब मैं लॉगिन करके यही ऑप्शंस देखूंगा तो बहुत सारे ऑप्शंस मुझे नजर आएंगे। ओके, यूजर सर्विसेज में सबसे पहले आ रहा हॉलीडे लिस्ट। देखिए, वैसे तो जीएसटी पूरी तरह से
डिजिटल टैक्स सिस्टम है, लेकिन डिजिटली भी तो लोग लगे हुए हैं ना, फ्रंट एंड यूजर है हम लोग टैक्स पेयर्स, तो बैक एंड यूजर भी इसके पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। और जीएसटीएन के जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी लगे हुए हैं, तो ऐसे सभी लोग, ह्यूमन पावर लगा हुआ पूरा। भले ही आज डिजिटल युग है, आज आज की तारीख में सभी लोग डिजिटली, एजुकेशन सिस्टम भी डिजिटल हो गया सब कुछ, लेकिन टैक्स सिस्टम भी डिजिटल हो गया, हर चीज डिजिटल है, बैंकिंग डिजिटल हो गई आपकी, लेकिन इन सब में भी लोग तो लगे हुए हैं ना, मैन पावर की तो जरूरत है ही है। तो मैन पावर लगा हुआ है, उनका भी जॉब है, आपके लिए 24 आवर्स इंटू 7 तो आप वो बैठे रहेंगे नहीं। तो ऐसे केसेस में हॉलीडेज भी होता है टैक्स डिपार्टमेंट का, तो हॉलीडे लिस्ट यहाँ दे रखा है एक। अब हॉलीडे लिस्ट देखने का क्या मतलब हुआ वो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो मुझे, अगर मैंने जीएसटी पढ़ा हुआ, तो मुझे पता है कि विद इन 3 वर्किंग डे मुझे जो एआरएन मिला है उसका 3 वर्किंग डे के अंदर अंदर वो या तो रजिस्टर्ड करेंगे या फिर मुझे नोटिस भेजेंगे। अगर किसी कारण से उन्होंने मुझे नोटिस नहीं भेजा और 3 वर्किंग डे से चौथा वर्किंग डे हो गया, तो फिर वो मुझे नोटिस नहीं भेज सकते, उन्हें मुझे रजिस्ट्रेशन ही देना होगा। तो ऐसे केस में माना कि मैंने फ्राइडे के दिन एप्लीकेशन लगाया, तो अब मैंने गिना कि या सैटरडे, संडे और मंडे, यानी मंडे के दिन तक इन्हें मुझे या तो रजिस्टर्ड करवाना है या मुझे नोटिस भेजना है। अगर मंडे तक इन्होंने नोटिस नहीं भेजा और फिर ट्यूसडे के बाद तो नोटिस ये भेज ही नहीं सकते हैं, और आपको एक्चुअल में नोटिस आया ट्यूसडे को, ओके, तो आपने टैक्स डिपार्टमेंट को मैसेज किया, रिप्लाई किया कि आपने तो 4 दिन ले लिए नोटिस भेजने में, तो मैं तो, मुझे तो आप नोटिस कैसे भेज सकते हो, नियम तो मैंने भी पढ़े हुए हैं, रूल तो मैंने भी पढ़े हुए हैं। तो देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो 3 वर्किंग डेज बोला है, वर्किंग डेज बोला, वर्किंग डेज का मतलब हॉलीडेज नहीं होना चाहिए, ओके। अगर बीच में हॉलीडेज आ रहे हैं, हॉलीडेज का मतलब अब सैटरडे संडे मान लो उनका हॉलीडे था, तो आपका वर्किंग डे तो ऐसे में देखो तो मंडे हुआ पहला और ट्यूसडे हुआ दूसरा, तो सेकंड वर्किंग डे में उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया आपकी एप्लीकेशन पर। तो ऐसे केस में वो डिफॉल्टर नहीं है, आप कहीं ना कहीं गलत डेफिनेशंस को आपने गलत रीड किया। तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट के हॉलीडेज कब कब आता है। हॉलीडे लिस्ट आपको यहाँ पर यूजर सर्विसेज में नजर आएगी हर महीने की, जैसे 2020, अब 2020 तो हॉलीडे ही चल रहे हैं सबके अप्रैल, सॉरी 2020 स्टेट वाइज है, तो अपन यहाँ से राजस्थान ले लेते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं, ओके। अब देखिए, अप्रैल पर जैसे ही मैं गया हूँ, तो आप देख सकते हैं अप्रैल में ये हॉलीडेज हैं इनके। तो हॉलीडेज में आप देख सकते हैं कि जनरली ऑल सैटरडेज आर नॉन वर्किंग डेज, राजस्थान में सभी सैटरडे नॉन वर्किंग डेज होते हैं। तो जितने भी सैटरडे हैं और संडे हैं, वो सभी, संडे तो ऑब्वियस सी बात है काउंट होते ही नहीं है। तो देखिए आप कितने हॉलीडेज है राजस्थान के अंदर, अगर अपन बात करें 4 संडे तो इसमें काउंट ही नहीं किए गए। तो ये सब हॉलीडेज हैं, ये नॉन वर्किंग डेज हैं। तो ऐसे ऐसे केस में आपको इनका भी पता होना चाहिए। अगर आपने कोई एप्लीकेशन, कोई रिटर्न वगैरह फाइल किया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई अब यहाँ कहीं ना कहीं छुट्टी चल रहा है, ठीक है। ये अप्रैल की बात थी। फिर मई की बात करें, तो आप देखिए मई में भी सैटरडे तो चारों आपके नॉन वर्किंग में आती हैं, उसके अलावा 5 सैटरडे और 4 संडे, तो 9 डेज तो आपका हॉलीडे हो ही गया है। और मंडे एक 25 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, उद उल फितर भी है, तो उसका छुट्टी है। तो ऐसे केस में टोटल अगर मई की बात करें तो नॉन वर्किंग डे कितना हो गया, 10, ओके। तो ये हॉलीडे लिस्ट आपको यूजर सर्विसेज में मिलेगी, और आप हॉलीडे लिस्ट देख सकते हैं। उसके अलावा आप जीएसटी प्रैक्टिशनर को भी सर्च कर सकते हैं। देखिए, जीएसटी प्रैक्टिशनर का जो कंसेप्ट है, गवर्नमेंट ये लेके आई है कि जिस तरह से एक टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होता है, उसी तरह से जीएसटी प्रैक्टिशनर को भी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। और इसके एग्जाम भी होने लग गए हैं अब, ईयरली 2 टाइम्स एग्जाम होते हैं इसके। प्रैक्टिशनर जब कोई बनेगा तो वो जीएसटी की प्रैक्टिस कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब जो जो भी लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो लोगों को यहाँ टैक्स पेयर अपना प्रैक्टिशनर लोकेट कर सकता है। लोकेट करने का मतलब ढूंढकर वो अपॉइंट कर सकता है कि ये मेरा प्रैक्टिशनर है। ऐसे में क्या होगा कि प्रैक्टिशनर की जो आईडी होगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो एज ए क्लाइंट ऐड हो जाएगा, और जो क्लाइंट यानी जो टैक्स पेयर है उसकी आईडी में वो प्रैक्टिशनर ऑटोमेटिक एज ए प्रैक्टिशनर ऐड हो जाएगा। तो दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन, बट अभी तक इसे एक्टिव किया गया नहीं है, ओके। तीसरा जो ऑप्शन है, जनरल जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट।
अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट का मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए यूजर आईडी भी यहाँ से जनरेट की जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और आपके ऊपर किसी तरीके का पेनल्टी या फाइन या कोई भी किसी भी तरीके का कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट किया गया है, तो आपको एक बार आईडी जनरेट करके आपको उसका पेमेंट करना पड़ सकता है यहाँ से। ओके, कोज लिस्ट दे रखा है यहाँ से, तो ये यूजर सर्विसेज हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज तो आपका हॉलीडे लिस्ट और लोकेट जीएसटीपी है। और चौथा इसमें सर्विसेज में जो ऑप्शन है वो है रिफंड का। रिफंड के लिए भी आपको फाइल करना होता है। कई तरह के रिफंड्स होते हैं जीएसटी में। आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो अमाउंट फंड पड़ा हुआ है उसको रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अनयूटिलाइज्ड आईटीसी को रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई एक्सपोर्टर वगैरह है, आप वहाँ पर टैक्स पेमेंट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बाद में रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिफंड कई तरह से आपको दिया जा सकता है। तो रिफंड के लिए आपको एप्लीकेशन यहाँ से रिफंड के लिए आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अगर आपने RFD 10 वगैरह फाइल किया है तो उसकी एप्लीकेशन स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जीएसटी लॉ की बात करें अपन, अगला पॉइंट, तो जीएसटी लॉ में जब आप क्लिक करोगे तो देखिए जीएसटी में आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेट स्पेसिफिक लॉज बने हुए हैं। तो जिस भी स्टेट के लॉज आपको देखने हैं, सपोज मुझे राजस्थान का देखना है, तो जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, इस पे क्लिक करते ही ये राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rajtax.gov.in, उसके कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से इस पे आ गए। ठीक है, यहाँ से आप देखिए जीएसटी कॉर्नर में जाके आप पूरा ओवरव्यूज देख सकते हैं, एक्ट रूल्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो पूरी तरह से आप पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का वेबसाइट पर जाकर हर चीज यहाँ से आप देख सकते हैं। सिर्फ जीएसटी के बारे में ही नहीं, आप जैसे जीएसटी के अलावा जैसे स्टेट में एक्साइज ड्यूटी के वेट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, सबके बारे में आप यहाँ से पता कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें जीएसटी लॉ, हमने अभी अभी बात किया, ठीक है। और डाउनलोड्स कॉलम दे रखा है तीसरा वाला। तो डाउनलोड कॉलम में आप देखिए ऑफलाइन टूल, ऑफलाइन टूल पे जैसे ही आप गए तो आप देखिए कितने सारे ऑफलाइन टूल है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर से एक प्रकार के एक्सेल की यूटिलिटी फाइल्स हैं। इनकी मदद से आप ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं जीएसटी को। तो देखिए ऑफलाइन टूल में क्या है, आपका जैसे GSTR 1 का ऑफलाइन टूल हो गया, ठीक है, GSTR 2 का ऑफलाइन टूल हो जाएगा। रिटर्न ऑफलाइन टूल ये जो दे रखे हैं ये न्यू रिटर्न्स हैं जो अब आने वाले हैं, ठीक है। RET 1, RET 2, RET 3 उनके ऑफलाइन टूल है। ये आपका GSTR 1 का ऑफलाइन टूल है। ट्रांस 1, ट्रांस 2 के ऑफलाइन टूल से ये जब माइग्रेटेड टैक्स पेयर्स थे, जो जीएसटी जब नया नया आया था, उनको फाइल करना था, ठीक है। GSTR 3B की ऑफलाइन टूल दे रखी है। ITC 01, 03, 04 के ऑफलाइन टूल्स दे रखे हैं। GSTR 4 का ऑफलाइन टूल दे रखा है। उसके अलावा एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशंस का ऑफलाइन टूल दे रखा है। GSTR 6, 7, 8, 9, 10, 9A, 9C, 11 तक के ऑफलाइन, यानी ऑलमोस्ट जितने जीएसटी के रिटर्न्स हैं उन सब के एक्सेल के ऑफलाइन टूल्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो जो बड़े टैक्स पेयर्स होते हैं, जो ऑफलाइन फाइल करते हैं, जो डेटाबेस तैयार करते हैं ऑफलाइन एक्सेल की यूटिलिटी में, वो लोगों के लिए ऑफलाइन टूल काफी इंपॉर्टेंट। देखिए एक चीज आपको ये भी समझनी है कि ये ऑफलाइन टूल ऑप्शंस भी नहीं है, किसी केस में ये ऑप्शन नहीं है, अनिवार्य हो जाता है। जैसे अगर मोर देन 500 एंट्रीज है तो ऑफलाइन ही आपको फाइल करना होगा, मतलब प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि उस केस में ऑनलाइन आप फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ लिमिटेशन है ऑनलाइन की, लेकिन बड़े टैक्स पेयर को ऑफलाइन टूल डाउनलोड करके ही काम करना पड़ता है। इसके बाद ये नए रिटर्न्स हैं जिनके बारे में दे रखा है, प्रपोज्ड रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, लाइक जैसे जीएसटी न्यू रिटर्न्स नॉर्मल, ठीक है। देखिए RET 1, RET 2 एंड RET 3, मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है। आप जीएसटी के जो न्यू रिटर्न्स हैं उनके बारे में पूरा वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो RET 1, RET 2 और RET 3 तीनों के बारे में यहाँ बता रखा है। तो आज के लिए मैं यहाँ पर स्टॉप करना चाह रहा हूँ। मैं अगली क्लास में इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा आपको, और आगे के जो ऑप्शन है उस पर डिस्कस करूंगा। तो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इन रिटर्न्स के बारे में, जो कि अब अपकमिंग टाइम में हमें फेस करने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास में जो हमारा जो मेन जो फंडा था, जो मेन हमने पढ़ा है यहाँ पर, वो सर्विसेज पढ़ा है एक्चुअली में। तो सर्विसेज में हमने सभी के बारे में डिस्कस किया। अगली क्लास में मैं इसे कैरी ऑन करूंगा। कॉमर्स हब उदयपुर के जितने भी कोर्सेज है, अभी सभी के ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। न्यू एडमिशंस भी ऑनलाइन चल रहे हैं, तो आप लोग नए एप्लीकेशंस के लिए मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है तो एक बार मेरे से यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है? सर NRTP को रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा?
एनआरटीपी को भी आरईटी 01 में आप पार्ट ए में जाएंगे तो आईएम में जाके एनआरटीपी लेना होगा और उसके बाद आपको उसका फॉर्म फाइल करना होगा। ठीक है, एनआरटीपी और सीटीपी दो लोग ऐसे होते हैं जिनको 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो 90 डेज के लिए ही उनको रजिस्ट्रेशन अलॉट होगा, उसके अलावा उनको अपना टर्नओवर पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा और उस पर एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होगा। जैसे ही ये हो जाता है एनआरटीपी और सीटीपी को 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा और अगर वो चाहें तो उस रजिस्ट्रेशन को और एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी एडिशनल 90 डेज के लिए वो रिन्यूअल कर सकते हैं। ठीक है सर। तो अब हम लोग जैसे कल क्लास पढ़ेंगे तो कल हम इवनिंग में क्लास पढ़ेंगे, इवनिंग में 6 to 7 क्लास पढ़ेंगे हम लोग। अब रेगुलर हम क्लास इवनिंग में लेंगे 6 to 7। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल इनकम टैक्स की क्लास में।